हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी आप सभी का स्वागत करता हूँ अपनी इस नई सीरीज़ में। आपने मेरी मैरिज रिलेटेड सीरीज़ देखी होगी और अभी मैं 2-3 वीडियोस वेरीफाई सूत्रों पर लेकर आया हूँ। वो बहुत लोगों ने बहुत पसंद किए, कुछ लोगों ने बहुत नेगेटिव कमेंट्स भी दिए। उन सभी लोगों का स्वागत है। बेसिकली ये जो भी सूत्र हैं ये कोई मेरे क्रिएटेड नहीं है, ये बहुत ही रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर और राइटर्स की बुक से लिए हुए सूत्र हैं जिनको मैंने अप्लाई करने की कोशिश की। मुझे बहुत सटीक लगे तो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। बहुत सारे लोग इन्हें यूज़ करते हैं और आप में से भी बहुत सारे व्यूअर्स को ये सूत्र पता होंगे, मगर अधिकतर व्यूअर्स को नहीं मालूम है, ये मुझे पता है क्योंकि मैं भी स्टूडेंट्स को बहुत सारों को पढ़ाता हूँ तो उन्हें ये सूत्र पता नहीं है, जो काफ़ी पढ़ लिख चुके हैं तभी भी नहीं पता है। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं इन सूत्रों को आपके सामने प्रेजेंट करूं। अब आपको कैसे लगते हैं, ये आप इन्हें अप्लाई कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, समझ पाते हैं नहीं समझ पाते हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि ये लगेंगे या नहीं लगेंगे। मैं देखता हूँ कि आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, आप उसे लगा ही गलत तरीके से रहे होते हैं। अब मैं 100% लोगों को तो वो सूत्र दे नहीं सकता, समझा नहीं सकता, जवाब भी मैं देने की कोशिश करता हूँ। तो आप इस पूरी सीरीज़ को देखें वेरीफाइड ज्योतिष सूत्रस की। मैं इसमें बहुत सारे वीडियोस लेकर आने वाला हूँ और आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। जिन लोगों को मालूम है उनको मैं सिखा भी नहीं रहा हूँ। दूसरी बात, आप जब कमेंट करते हो तो कंस्ट्रक्टिव होने चाहिए। मैं एज ए इंडिविजुअल मेरे पे आप कोई नेगेटिव कमेंट करके आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मैं तो केवल ये एस्ट्रोलॉजी को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए लेकर आ रहा हूँ। मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट है। पर ये मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ कि ये सभी सूत्र बहुत अच्छे राइटर्स की बुक्स में अवेलेबल है और मैंने कुछ कुंडलियों पर उनको लगाया और जब मुझे लगा कि ये काफ़ी सटीक बैठते हैं, अधिकतर केसेस में बैठते हैं, तो वो मैं आपके पास लेकर आ रहा हूँ। चलो हम शुरू करते हैं। अब इसको आगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो सूत्र है आज मैं लेकर आया हूँ, कन्फर्म ज्योतिष सूत्र है, मैं इसको नाम दिया है। और ये सूत्र है व्हेन सैटर्न और सन इन ऑड साइन। हो सकता है आपके लिए बिल्कुल नया हो। सैटर्न और सन इन ऑड साइन, दोनों ही ऑड साइन में होने चाहिए, ईदर कंजक्टेड और अपोजिट टू ईच अदर। देयर गुड रिजल्ट्स आर रिवर्स्ड रिलेटेड टू लिविंग सिग्निफिकेशन। समझाता हूं मैं। शनि और सूर्य दोनों आपके विषम राशि या ऑड साइन में हो, दोनों ही, या तो दोनों एक साथ बैठे हो या एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हो। एक दूसरे को एस्पेक्ट नहीं कर रहे तो ये सूत्र नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना। दोनों एक दूसरे को अपोजिट हो और एस्पेक्ट भी, यानी शनि तीसरी दृष्टि से भी एस्पेक्ट करता है, 10वीं दृष्टि से भी एस्पेक्ट करता है। ये सीधा सा सूत्र है कि शनि और सूर्य एक दूसरे से अपोजिट भाव के अंदर बैठे हों पहला, और दोनों की राशियां ऑड होनी चाहिए, जिसे हम विषम बोलते हैं, विषम राशियों में बैठे हों या एक साथ विषम राशि में बैठ जाएंगे, एक साथ एक ही राशि के अंदर 1, 3, 5, 7, 9, 11 कहीं पे भी आकर बैठ जाएं, तो वो अपने से रिलेटेड जो उन्होंने जो रिजल्ट देने हैं वो रिवर्स हो जाएंगे। अब इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मैंने ये केस लिया है और ये मैंने इसलिए लिया है, देखिए यहाँ पे सूर्य लग्न में बैठा है, ये सिंह लग्न की कुंडली है, और ये 7वें भाव के अंदर शनि बैठा है, वो भी अपनी ही राशि के अंदर बैठा है। तो ये दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशंस पर बैठे हुए हैं। तो जनरली आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि इसको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, लग्न से रिलेटेड बहुत अच्छे रिजल्ट होंगे, चेहरे पे बड़ा तेज होगा, बहुत ही पॉपुलर पर्सन होगा, पॉलिटिक्स में इसका बहुत रोल होगा, और भी कितनी बातें आप कह सकते हैं। इसी तरीके से शनि भी 7वें भाव के अंदर आकर बैठ गया तो 7th हाउस से रिलेटेड आप इसके बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट बताएंगे। मगर इस केस में ये जो मैं सूत्र बता रहा हूँ इसको बिल्कुल ही खराब रिजल्ट मिलने वाले हैं, क्योंकि शनि और सूर्य विषम या ऑड साइन के अंदर एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो सूर्य स्ट्रॉन्ग होते हुए भी ये लग्न से रिलेटेड इसके जो रिजल्ट है वो रिवर्स मिलने वाले हैं, अच्छे की जगह खराब रिजल्ट देगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखिएगा कि सैटर्न ने बहुत अच्छे रिजल्ट देने चाहिए थे 7वें भाव के, जो भी रिजल्ट बनते हैं 7th हाउस से रिलेटेड, क्योंकि ये अपनी राशि में आकर बैठा हुआ है, मगर ये यहाँ के रिजल्ट खराब देगा। और इस कुंडली में मैंने केवल ये 2 राशि और 2 प्लेनेट यहाँ पे दिखाए हुए हैं। इस नेटिव के बारे में मुझे पता है, इसको ब्रेन प्रॉब्लम है। देखिए
सूर्य लग्न में बैठा हुआ है, तो हेड से रिलेटेड उसको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी, अच्छे रिजल्ट मिलने चाहिए थे उसकी बॉडी से रिलेटेड, मगर इसको ब्रेन प्रॉब्लम है। साथ में शनि 7वें भाव में बैठा है, तो अच्छे रिजल्ट की बजाय उसने 7वें भाव के खराब रिजल्ट दिए, और वो रिजल्ट होते हैं रिलेटेड टू लिविंग सिग्निफिकेशंस, जो जिन अपने शरीर से रिलेटेड और ऐसे रिश्ते जो लिविंग हो। तो देखिए शनि इसके 7वें भाव के अंदर बैठा है। इस शनि ने क्या कमाल किया, इसको इसके जो आपके ऑर्गन है, यूरिनरी ऑर्गन्स हैं, मूत्र से रिलेटेड जो भी ऑर्गन्स हैं, उससे रिलेटेड इसको डिजीज रही, और इसकी अपनी वाइफ से भी इसका सेपरेशन चल रहा है। सेपरेशन तो बहुत लोग कहेंगे कि शनि 7वें भाव में दे देता है, मगर यहाँ पर वो लिविंग सेपरेशन की बजाय इसकी भी हेल्थ है और वाइफ की भी हेल्थ है, तो लिविंग सिग्निफिकेशन की वजह से यहाँ पर सेपरेशन है। इसकी वाइफ को भी बहुत डिजीज़ है, और दोनों को ही, इन दोनों को डिजीज़ है, दोनों के बीच में बनती भी नहीं है। तो ये आपका एक फर्स्ट मंत्र सूत्र है, उसे आप अपनी कुंडलियों में लगाकर देख सकते हैं। अब मैं बात करूँगा सेकंड मंत्र सूत्र की। ये भी बड़ा डिफरेंट टाइप का सूत्र है, बहुत आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा। सूत्र है, यदि जुपिटर एक्सॉल्टेड हो, उच्च का हो, चौथे, 8वें और 12वें भाव के अंदर, जुपिटर उच्च का हो चौथे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव के अंदर, तब ये भी बैड रिजल्ट देगा रिलेटेड टू इट्स ओन लॉर्डशिप। इफ एनी वन ऑफ हाउस ऑफ इट्स लॉर्डशिप इज एक्सपेक्टेड बाई इटसेल्फ, देन नो नेगेटिव रिजल्ट। अब जो बैड रिजल्ट की मैं पूरे आज के वीडियो में बात करूंगा, वो लिविंग सिग्निफिकेशन से रिलेटेड होगा। मतलब आपके दो तरीके का रिजल्ट देता है एक प्लैनेट। एक वो देता है जान माल, आपके शरीर, आपके रिश्तेदारों से रिलेटेड जिनके अंदर जान हो, प्राण हो, और एक देता है आपकी वैसी खुशियों के, जैसे आपकी बिल्डिंग होगी, प्रॉपर्टी होगी, आपके पास पैसा होगा, आपका माइंड हो गया, जिसका लिविंग सिग्निफिकेशन से कोई लेना देना नहीं है, इनकम होगी, आपको प्रॉफिट हो गया, वो डिफरेंट टाइप सिग्निफिकेशन है। मैं जो नेगेटिव रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, मैं केवल लिविंग सिग्निफिकेशन से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। तो जब भी गुरु चौथे, 8वें और 12वें भाव के अंदर उच्च का होकर बैठ जाए, तो वो अपनी लॉर्डशिप से रिलेटेड हाउसेस के खराब रिजल्ट देगा। जिस हाउस को वो देख रहा होगा उससे रिलेटेड खराब रिजल्ट नहीं आएंगे। तो समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है, ये गुरु बैठा हुआ है, किसी नेटिव की कुंडली ली हुई है, इसके 12वें भाव में उच्च का होकर बैठा है, 4th साइन है, तो इसकी लॉर्डशिप है 5वें भाव की, और इसकी लॉर्डशिप हो जाएगी 8वें भाव की। यदि मैं यहाँ से काउंट करता हूँ तो 5, 6, 7, 8, 9, तो 5th हाउस का ये लॉर्ड है, और ये 8th हाउस का लॉर्ड है। अब देखिए 8th हाउस को तो ये 9th एस्पेक्ट से देख रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 8th हाउस से रिलेटेड कोई भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। मगर 5th हाउस को ये नहीं देख रहा, तो 5th हाउस से रिलेटेड इसको लिविंग सिग्निफिकेशन की प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन किया है, जुपिटर एक्सॉल्टेड इन 12th हाउस विल गिव बैड रिजल्ट रिलेटेड टू 5th हाउस। पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हार्ट प्रॉब्लम। इस बंदे को हार्ट प्रॉब्लम है बहुत बैडली, और इसकी जो संतान है, इसकी बेटी को भी प्रॉब्लम है हेल्थ से रिलेटेड। तो देखिए दोनों लिविंग सिग्निफिकेशन इसके सफ़र कर रहे हैं। मैंने जो वेरीफाई करके एक एग्जांपल दिया है, आप अपनी कुंडलियों पर भी लगा सकते हैं कि 5th हाउस से रिलेटेड लिविंग सिग्निफिकेशंस सफ़र करेंगे, तो इसको खुद को हार्ट प्रॉब्लम होगी, 5th हाउस हार्ट प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करता है, और बच्चों को भी रिप्रेजेंट करता है, तो इसकी डॉटर को भी प्रॉब्लम है। इसको 8th हाउस से रिलेटेड नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि जुपिटर इसे एक्सपेक्ट कर रहा है। तो ये सूत्र इसी तरीके से है, यदि जुपिटर चौथे, 8वें, 12वें भाव में उच्च का हो, तो उस कुंडली के अंदर जिन भी भावों का स्वामी है उससे रिलेटेड नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे लिविंग सिग्निफिकेशन से। उसके या तो शरीर के किसी ऑर्गन या उसके कोई भी रिलेटिव्स होंगे उनसे रिलेटेड। अब हम बात करेंगे सूत्र नंबर 3 की। ये भी बड़ा डिफरेंट टाइप का सूत्र है। व्हेन सैटर्न एस्पेक्ट ए प्लैनेट, शनि की दृष्टि को खराब माना जाता है। देखिए वो किस तरीके से शनि की दृष्टि खराब है, ये मैं आपको एक्चुअल सूत्र बता रहा हूँ, ये शनि की दृष्टि कैसे खराब होती है। व्हेन सैटर्न एस्पेक्ट ए प्लैनेट, देन लिविंग सिग्निफिकेशन ऑफ वन ऑफ द हाउसेज ऑफ लॉर्डशिप ऑफ दैट प्लैनेट आर डिस्ट्रॉयड। नो मैटेरियलिस्टिक सिग्निफिकेशंस। ध्यान से समझें, शनि जब किसी भी प्लैनेट को देखता है, एस्पेक्ट करता है, उस पर दृष्टि डालता है, तो उस प्लैनेट का उस कुंडली में जिन भी भावों का स्वामी है, वो प्लैनेट जिस पर दृष्टि डाल रहा है, उसके लिविंग सिग्निफिकेशंस, मतलब उससे रिलेटेड ऑर्गन्स में प्रॉब्लम आएगी, या उससे रिलेटेड रिश्तेदार जो भी होंगे उनसे रिलेटेड उस नेटिव को प्रॉब्लम आएगी। मैटेरियलिस्टिक सिग्निफिकेशन, जो भी आपका धन है, व्हीकल है, गाड़ी घोड़े, आपका मकान है, उनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका एम्प्लॉयमेंट है, आपका प्रोफेशन है,
उससे रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगी, केवल लिविंग सिग्निफिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। शनि जिस भी प्लेनेट को एस्पेक्ट करता है, इसको मैंने बहुत सारी कुंडलियों पर लगाया है। ये एक मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ जो बहुत क्लोज है, मुझे मालूम है। यहाँ पे सैटर्न 1 साइन में है, देखिए इसके चौथे भाव को देख रहा है 3 साइन को, जिसके अंदर सन, मरकरी और मार्स है। तीन प्लेनेट को देख रहा है। अब मैंने मेरा फॉर्मूला क्या है, सूत्र क्या है, ये जिन भी प्लेनेट को देख रहा है उससे रिलेटेड लॉर्डशिप जिन भी प्लैनेट्स की है उन हाउसेस से रिलेटेड लिविंग सिग्निफिकेशन में दिक्कत आएगी। मैं समझाता हूँ। ये मरकरी को देख रहे हैं तो मरकरी यहाँ पे ये इसी भाव का लॉर्ड है, चौथा भाव है, और मरकरी यहाँ पे 6 साइन आएगा, उसका भी लॉर्ड है। तो चौथे और छठे भाव, तो इसकी जो मदर है वो काफ़ी सफ़र करती रही काफ़ी लंबे टाइम तक, और फाइनली उनकी डेथ भी हो गई सफ़र करते करते ही। तो देखिए लिविंग सिग्निफिकेशन 4th हाउस का हो गया। फिर अब मैंने इनका 7वां हाउस देखा तो इनकी वाइफ को भी डिजीज़ है, वाइफ भी बीमारियों से परेशान है, उसको काफ़ी यंग एज से डिजीज़ है। तो इनका 7th हाउस भी देखिए लिविंग सिग्निफिकेशंस को नुकसान हो गया। अब मैं देखता हूँ उनका सूर्य, सन को भी तो देख रहे हैं। तो सूर्य इस कुंडली में इसके छठे भाव का 5 साइन या छठे भाव में आएगा, कारक है। तो इस खुद नेट को स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कटी भाव के अंदर इसकी प्रॉब्लम है। तो 6th हाउस इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। जो इसकी कमर में प्रॉब्लम है, काफ़ी यंग एज में काफ़ी दिनों तक ये बेड रिडन भी रहा था इस वजह से। तीसरा देखिए इसको मार्स को भी एस्पेक्ट कर रहा है। तो मार्स इस कुंडली के लिए एक तो इसी भाव का स्वामी है जिसमें सैटर्न बैठा हुआ है, एक 90 भाव का स्वामी है। तो सैटर्न जिस भाव में बैठा हुआ है इसको बहुत यंगर एज में 2nd भाव से रिलेटेड इसको आइज़ में प्रॉब्लम हो गई थी, 10 या 11 साल की एज में बहुत सीवियर प्रॉब्लम हो गई थी। तो इस तरीके से देखिए इस कुंडली पर ये तीन प्लैनेट को देख रहा है, तभी भी लिविंग सिग्निफिकेशन में कोई भी सबके रिलेटेड प्रॉब्लम इसमें आ रही है। 9th हाउस से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम अभी तक खैर अपीयर नहीं हुई, पर वो कभी भी अपीयर हो सकती है, क्योंकि आपको अभी अपीयर नहीं हो रही। मेरे पास बहुत सारे लोग रिप्लाई करेंगे जिनकी एज 20, 22, 25 या 30 है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि ये बचपन से ही ये प्रॉब्लम होगी, उसको लाइफ में ये प्रॉब्लम जरूर आएंगी। किसी को जल्दी आ जाएगी, किसी को लेट आएगी, और हो सकता है कि 100 में से 5 लोगों को नहीं भी आए। इसलिए नहीं कि इन सूत्रों को आप ये मान के चलें कि नहीं ये तो लग ही नहीं रहे हैं। अब मैं आपको लास्ट सूत्र बता रहा हूँ आज की क्लास में। ये SK मेहता जी के सूत्र हैं और इनको ज़्यादातर लोग यूज़ ही नहीं करते। मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा, ध्यान से समझना। ये सूत्र हम जल्दबाजी में यूज़ करना बंद कर देते हैं, बहुत लोगों को पता भी है, पर मैं रिमाइंड करा रहा हूँ कि इनको आप यूज़ करें। क्या है देखिए सूत्र, नेचुरल मेलिफिक प्लैनेट सिचुएटेड इन ए हाउस गिव हार्म टू लाइव थिंग्स एंड राइज टू नॉन लाइव थिंग्स। ये राइज टू है, मतलब नेचुरल मेलिफिक प्लैनेट कौन कौन से आपके, मार्स है, सैटर्न है, राहु केतु को भी मान सकते हो, और कभी कभार मरकरी यदि किसी अशुभ ग्रह के साथ हो, और चंद्रमा भी जब पक्ष बल में कमजोर हो तो ये नेचुरल मेलिफिक प्लैनेट हो जाते हैं। ये जिस भी भाव में आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं, देखिए रूल लगा लीजिए आप, जिस भी भाव में आपकी कुंडली में, चाहे वो अपनी ही राशि में बैठे हो, तो अपनी राशि में बैठे हो तो आप कहोगे वाह ये तो बहुत बढ़िया हो गया जी, ये तो हमारी खुद की राशि में बैठा है, तो भाव इसने स्ट्रॉन्ग कर दिया। आपको याद रखना है जब भी नेचुरल मेलिफिक जिस भी भाव में बैठा हो, उस भाव से रिलेटेड लिविंग थिंग्स, आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके शरीर के ऑर्गन हैं, उनसे रिलेटेड उनको हार्म करेंगे, नॉन लिविंग थिंग को बढ़ाएंगे। और नॉन लिविंग थिंग को, जैसे मार्स मंगल चौथे भाव में चला गया, तो चौथे भाव के अंदर वो 4th हाउस से रिलेटेड आपको ब्लड प्रेशर की डिजीज दे देगा, आपकी मदर को प्रॉब्लम दे देगा, आपको हार्ट या चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम दे देगा बस, मगर आपकी प्रॉपर्टी बढ़ा देगा, नॉन लिविंग थिंग्स को राइज करेगा और लिविंग थिंग्स को वो हार्म करेगा। ये आप रूल सभी कुंडलियों में लगाएं, जो कि ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स नहीं लगाते, वो लॉर्डशिप और बाकी चीज़ें देखते हैं। यदि जिस भी भाव के अंदर नेचुरल मेलिफिक बैठा है, उस भाव से रिलेटेड लिविंग थिंग्स में आपको अभी नहीं है तो आगे जाके प्रॉब्लम आएगी जरूर। उससे रिलेटेड जो रिश्ते हैं वो अभी आपके ठीक हैं, आगे जाके वो सफ़र करेंगे। हो सकता है 4-5% केसेस में ना भी करें, और भी रीजन्स होते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स को वो राइज करेंगे। अब जैसे मार्स कहीं पे एक्सॉल्टेड होकर बैठ गया 10वें भाव के अंदर, तो वो आपके फादर को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, मगर आपके प्रोफेशन के लिए वो शानदार हो जाएगा। इस तरीके से हम याद रखेंगे।
सेकंड भाव के अंदर आकर बैठ गया तो आपकी फैमिली में किसी को भी प्रॉब्लम कर सकता है, मगर आपके धन के लिए अच्छा हो जाएगा यदि वो बेनिफिक प्लैनेट है तो। अब बेनिफिक का रूल देखते हैं। नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट डू नॉट हैव मच सिंपैथी विद नॉन लिविंग थिंग्स एंड गिव राइज टू लाइव थिंग रिलेटेड टू दैट हाउस। अब ये बिल्कुल उल्टा है। जो आपका शुभ ग्रह, नेचुरल शुभ ग्रह तो जनरली दो ही है, आपका जुपिटर गुरुदेव और आपका शुक्र, और कभी कभी आपका बुध भी हो सकता है यदि शुक्र ग्रह के साथ बैठा है, और चंद्रमा भी हो सकता है यदि पक्षबली है। तो वो जिस भी भाव में बैठ जाते हैं उस भाव की वो क्या करेंगे, आपको यहाँ पे वो करेंगे, नॉन लिविंग थिंग से कोई लेना देना नहीं है उनका, ना आपको पैसा देंगे ना धन देंगे, हम देखने लग जाते हैं वो देंगे। वो लिविंग थिंग को इम्प्रूव करेंगे, आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे। आपके 5वें भाव में बैठ गए तो फिफ्थ हाउस से रिलेटेड आपके बच्चों की हेल्थ को सही रखेंगे, उनकी सेहत को सही रखेंगे। आपके 5th हाउस से रिलेटेड जो ऑर्गन है, आपके हार्ट हो गया उसको अच्छा रखेंगे, आपको शुगर वगैरह की डिजीज़ होने से बचाएंगे। इस तरीके से आप ध्यान रखोगे, मगर नॉन लिविंग थिंग से कोई लेना देना नहीं है, आपको प्रॉफिट नहीं होगा। 4थे भाव में शुभ ग्रह आकर बैठ गया तो आपकी मदर की हेल्थ को अच्छा रखेंगे, आपके ब्लड प्रेशर वगैरह को अच्छा रखेंगे, मगर आपको प्रॉपर्टी दिलाएंगे ये बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको मेलिफिक प्लैनेट ही दिलाते हैं जिस भाव के अंदर बैठे होते हैं। तो जो बेनिफिक या शुभ ग्रह हैं वो आपके लिविंग रिश्तों को और आपके शरीर के ऑर्गन्स को ठीक रखते हैं, मगर नॉन लिविंग थिंग से उनका कोई मतलब नहीं है। अब देखिए यहाँ पर एक नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, नेचुरल मेलिफिक इवन इन इट्स ओन साइन, ध्यान रखना, किल्स द लाइफ। लाइक नेचुरल मेलिफिक इन 5th हाउस इट मस्ट प्रोड्यूस मैनी चिल्ड्रन। 5वें भाव में तो हम कहेंगे तो बच्चों के भाव में बहुत सारी संतानें देगा, मगर नेचुरल मेलिफिक 5वें भाव में आ जाए तो ये इन कॉन्ट्राडिक्शन टू विच इट किल्स मैनी ऑफ देम। आपकी जो संतानें आजकल तो बच जाती हैं, खैर मेडिकल इतना इम्प्रूव कर चुका है, आपका चिकित्सा शास्त्र में बहुत प्रोग्रेस हो चुकी है, मगर पुराने ज़माने में 5वें भाव में यदि नेचुरल मेलिफिक बैठ जाता था, राहु बैठ जाता था, आपने देखा है उसे हम दोष बोलते हैं, सूर्य बैठ गया उसे भी दोष बोलते हैं, केतु बैठ गया उसे भी दोष बोलते हैं, ये नेचुरल मेलिफिक है। शनि बैठ गया उसे भी दोष बोलते हैं, कहेंगे एक ही संतान होगी। ऐसे जितने भी कॉम्बिनेशन आपने देखोगे उसका रीज़न क्या है कि वो 5वें भाव से रिलेटेड आपकी संतान को बचने नहीं देंगे, होने नहीं देंगे, ये भी लाइफ सिग्निफिकेशंस हैं। तो दोनों तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, यदि होगी तो उसको बचने नहीं देंगे या उसको किसी न किसी तरीके की प्रॉब्लम करके रखेंगे। एक आपने देखा होगा अभी जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं, और मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेरे जानता हूँ कि 5th हाउस से रिलेटेड आपने ये कॉम्बिनेशन पढ़े होंगे। जब भी 5th हाउस से मेलिफिक लिंक्ड हो जाता है तो आप कहते हो कि उसकी टेक्निकल एजुकेशन होगी। मैं आपको रूल बता रहा हूँ, टेक्निकल एजुकेशन पता नहीं कहाँ से क्रिएट की है किन लोगों ने, आप इन ब्रह्मों में ना फंसे। 5th हाउस के अंदर यदि नेचुरल मेलिफिक बैठा हुआ है, यदि वो अपनी राशि में बैठ गया तो एजुकेशन में आपको बहुत राइज कर देगा। और यही रूल लगेगा जो मैं बता रहा हूँ कि जो नेचुरल मेलिफिक जिस भाव में बैठता है उसके लाइफ सिग्निफिकेशन को खराब करता है, मगर नॉन लाइफ सिग्निफिकेशन को बहुत बढ़ा देता है। तो 5वें भाव के अंदर यदि अशुभ ग्रह है तो वो आपको एजुकेशन, बहुत ज़्यादा एजुकेशन देगा। अब वो टेक्निकल भी हो सकती है, नॉन टेक्निकल भी हो सकती है, मैं इस बात को बिल्कुल एग्री नहीं करता कि वो टेक्निकल होगी, पर एजुकेशन आपकी बहुत हाई क्लास होगी। दूसरा ये होगा कि आपको वो इन्वेस्टमेंट आप करोगे उसमें बहुत प्रॉफिट होने वाला है। जैसे राहु आ जाता है तो उसको बहुत स्ट्रॉन्ग मान के चलते हैं 5वें भाव के अंदर। इसी तरीके से यदि आपका सैटर्न भी आ गया तो वो भी आपको इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छा देगा, स्लो देगा मगर बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। इस तरीके से हम मानकर चलेंगे। तो आप लोग ये मेरे सभी चारों सूत्रों को लगाएं। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना है, मेरे सूत्रों की बारी है और ये आते रहेंगे वीडियोस। आपको पसंद आए तो आप लाइक और शेयर भी कर सकते हैं, आप कमेंट जरूर करें, मगर मेरी आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा कंस्ट्रक्टिव कमेंट करें, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ ये कंस्ट्रक्टिव बता रहा हूँ, अपने लिए नहीं बता रहा कि मेरी प्रेस करोगे। मैं पहले ही बता रहा हूँ ये मेरे कोई सूत्र नहीं है, ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। यदि आपकी कुंडलियों पर ये लगते हैं अच्छा है, नहीं लगते हैं तो आप फिर किसी और तरीके से सोचें, क्योंकि ये मेरा मानना है कि नहीं लग रहे हैं तो आप थोड़ा उसको समझ नहीं पा रहे हैं सूत्र को, वरना मैं बहुत सारी कुंडलियों में लगा कर ही इन्हें प्रेजेंट करता हूँ। आप सभी लोगों का धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।